तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस में अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था। अब हमें पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? रो टू कॉलम। डिटरमिनेंट में कैसे करते थे बताया था? उसमें रो टू रो भी कर सकते हैं, कॉलम से कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में केवल रो टू कॉलम ही करेंगे। ओके, अब देखते हैं दो मैट्रिक्स लेकर के कि किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है मैट्रिक्स में। लेते हैं एग्जांपल्स टू मैट्रिसेस का। देखेंगे लेट A एंड B be two matrices। दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, इक्वालिटी भी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मल्टीप्लाई A और B दो मैट्रिक्स दी हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं कि A भी एग्जिस्ट भी करे। लेट A and B be two matrices, then product AB। ये प्रोडक्ट A इंटू बी मल्टीप्लीकेशन है इनका, विल एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा तभी इफ एंड ओनली नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स A will be equal to number of rows in matrix B। जो A में नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, B में नंबर ऑफ मैट्रिक्स हैं, उसके बराबर हो, सॉरी B में नंबर ऑफ रोज हैं उसके इक्वल हो, A में नंबर ऑफ कॉलम्स B में नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी एग्जिस्ट कर सकता है। वापस याद करो डिटरमिनेंट में क्या होता था? अगर दो डिटरमिनेंट हैं तो प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करेगा? बोलिए कोई। जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हों। जब दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हों। अगर सेम ऑर्डर की नहीं हुई तो क्या प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा? तभी एग्जिस्ट कर सकता है। क्यों? डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, उसको आप एक्सपेंड कर लीजिए, वो कोई ना कोई रियल नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर लिया उसके बाद, तो वहां प्रोडक्ट हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है। डिटरमिनेंट में कोई भी ऑर्डर हो, अलग अलग ऑर्डर की भी हो, क्योंकि वो उनके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू आ जाएगी और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूले से अगर मल्टीप्लाई करना है तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के लिए लेकिन नंबर फर्स्ट में जो नंबर ऑफ कॉलम्स है सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। देखते हैं एग्जांपल के लिए। मान लीजिए एक मैंने मैट्रिक्स A ले ली, यहाँ मैंने लिखा A1 A2 B1 B2, ठीक है। चलो मान लो एक और लिख लेते हैं C1 C2। दूसरी जगह पे मैट्रिक्स B लिख लेते हैं, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू D1 D2 D3 E1 E2 E3। इसका ऑर्डर कितना है? फर्स्ट वाले का ऑर्डर है 3x2 और सेकंड का 2x3, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैं अगर F1 F2 F3 ऐसे भी लिख देता हूँ, अब इसका ऑर्डर कितना हुआ? 3x2 और इसका क्या है? 3x2। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन A इंटू बी, रो टू कॉलम, मतलब इस फर्स्ट रो को आप यहाँ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है बताइए? 2, और इधर फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट हैं? 3। करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 को आपने मल्टीप्लाई किया D1 से, A2 को मल्टीप्लाई किया E1 से, लेकिन F1 के लिए कोई एलिमेंट है नहीं। F1 के लिए कोई एलिमेंट है क्या?
नहीं है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ, तो समझ रहे हैं? तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे भी एक एलिमेंट होना चाहिए A3। ऐसा नहीं कर सकते कि उसे 0 कर दें। यहाँ A3, इधर B3 और इधर C3 ऐसे लिखा। अब अगर ऐसा है तो देखिए अब ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 3। तो यहाँ के नंबर ऑफ कॉलम्स इधर के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो गए, तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। उससे पहले यहाँ 3 क्रॉस 2 था, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं आ रहे थे, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा था। अब जैसे ये करेंगे तो A3 F1 ये फर्स्ट एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? A2 D2 प्लस A1 D2 प्लस A2 E2 प्लस A3 F2, ये सेकंड एलिमेंट बनेगा। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट, इसी तरह से आगे लिखते रहेंगे, ठीक है? ऐसे ही सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट से यह आएगा B1 D1 प्लस B2 D2 B2 E1 प्लस B3 F1, ऐसे लिख लें। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट कर लें। इससे रिलेटेड फिर पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर इसके बाद लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, सबसे पहला पॉइंट, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए is M cross N, order of matrix B is N cross P। यहाँ देखिए फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम्स n है और सेकंड में नंबर ऑफ रोज n है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। देन प्रोडक्ट विल एग्जिस्ट, प्रोडक्ट AB विल एग्जिस्ट। और जो AB का ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ AB क्या आ जाएगा? M क्रॉस P। ये N एक तरह से कैंसिल हो गया, ये बच गया M क्रॉस P। ऐसे आप समझ सकते हैं। A का ऑर्डर है M क्रॉस N, B का ऑर्डर है N क्रॉस P। तो आपको ये बीच का ये जो N है ये पार्ट हटा दीजिए, ये ऑर्डर आ जाएगा M क्रॉस P। तो ऑर्डर ऑफ AB विल बी M क्रॉस P। नोट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। सेकेंड पॉइंट इसके बाद लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? देन बी ए प्रोडक्ट बी इंटू ए मे और मे नॉट एग्जिस्ट। कोई जरूरी नहीं कि बी ए एग्जिस्ट करे। जैसे कि अगर यहाँ पर देखिए बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, जिस ऑर्डर में लिखा गया है मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। m क्रॉस n है तो b के नंबर ऑफ कॉलम्स a के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो p m के अगर इक्वल नहीं है तो प्रोडक्ट ए बी बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी ए भी एग्जिस्ट करे। तो समेशन में ऐसा लेकिन नहीं है, ए प्लस बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी प्लस ए भी एग्जिस्ट करेगा और दोनों बराबर भी होंगे। ए बी बराबर बी ए, सॉरी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। लेकिन यहाँ ए बी बराबर बी ए होना जरूरी नहीं है। पहली बात तो एग्जिस्ट करना ही जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो भी दोनों इक्वल होने जरूरी नहीं है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ बोथ प्रोडक्ट्स ए बी
एंड बी ए एग्जिस्ट, दोनों ही अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, देन आल्सो ए बी नीड नॉट टू बी इक्वल टू बी ए, टू बी इक्वल टू बी ए। इन जनरल बात करें तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल। कुछ पर्टिकुलर मैट्रिसेस लेकिन ऐसी हो सकती है कि जहां ए बी बी ए के बराबर हो, जहां ए बी बी ए बराबर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन जनरल बात करें तो ए बी बी ए अगर दोनों एग्जिस्ट कर भी रहे हैं तो इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, ऑर्डर ही सेम होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो मान लीजिए मैं एक ए ले लेता हूं, A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 3। दूसरा मैंने मैट्रिक्स बी ली, यहाँ पे C1 C2 D1 D2 E1 E2, इसका ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 2। तो ए बी का ऑर्डर कितना होगा बताओ, ऑर्डर ऑफ ए बी 2 क्रॉस 2 होगा। और यही अगर आप बी ए निकालोगे तो 3 क्रॉस 2 और ये 2 क्रॉस 3, तो ये 2 हट जाएगा तो बनेगा बी ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो दोनों का तो ऑर्डर ही अलग अलग हुआ, एक तो इक्वल नहीं है। ऑर्डर सेम भी आ जाए तब भी इक्वल होना कोई जरूरी नहीं, अलग अलग वैल्यूज आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है कुछ केसेस में, उसको भी बात करेंगे। पहले इसको नोट कर लें। किसी को कोई दिक्कत है इसमें तो बताएं। आसान बेसिक पॉइंट है, ध्यान से समझिए। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते जाइए। पुष्कर क्लियर है बेटा सभी पॉइंट्स? सोहम समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक, तो अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ। अभी मैंने बताया कि ए बी बी ए के इक्वल भी हो सकता है कुछ केसेस में। तो मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता है कि ए बी बी ए के बराबर है, ए बी बी ए के बराबर आ जाता है, तो इस तरह की मैट्रिसेस को देन ए एंड बी आर सेट टू बी, तो ए और बी को हम क्या कहते हैं, आर सेट टू बी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस। कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, ध्यान दें, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस अगर कहीं लिखा है कि ए और बी कम्यूटेटिव हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए तो होता ही है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। कम्यूटेटिव वर्ड लिखा है मैट्रिसेस में इस टॉपिक में कि ए एंड बी कम्यूट विथ ईच अदर और ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, तो उस केस का मतलब है ए बी और बी ए दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, या ए बी बराबर बी ए आ गया तो हम कहेंगे मैट्रिसेस कम्यूटेटिव है। लेकिन रिवर्स क्वेश्चन में ज्यादा आता है कि ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, तो आपको वहां पे क्या यूज करना है, ए बी बी ए के बराबर। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए ए बी बराबर माइनस बी ए आ जाए, आपने प्रोडक्ट ए बी कैलकुलेट किया, बी ए कैलकुलेट किया, लेकिन जो ए बी मैट्रिसेस है वो माइनस टाइम्स बी ए आ गई, देन ए एंड बी आर सेट टू बी then A and B are said to be anti-commutative matrices. Anti-commutative matrices. तो A और B को क्या कहते हैं, anti-commutative matrices। नोट करेंगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। कहीं अगर लिखा है anti-commutative आर दे, ठीक है, तो उसमें हमें क्या कहना है, मैट्रिसेस आर ए बी बराबर माइनस बी ए होगा। 6 पॉइंट ऐसे लिखा हो, ए इंटू बी बराबर
दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या होगा? एक मैट्रिक्स ही होगी। प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो एक मैट्रिक्स होगी। ए बी बराबर अगर ऐसे लिखा है 0, तो 0 का क्या मतलब है यहाँ? नल मैट्रिक्स। देखिए ए बराबर अगर कहीं 0 लिख देता हूं मैं, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0, तो मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। मैट्रिक्स बराबर 0 नहीं हो सकता, मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स ही हो सकता है, तो वो एक नल मैट्रिक्स है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर कहीं ऐसे 0 लिखा है तो उसका मतलब है वो नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ए बी बराबर 0 हो तो हम क्या कहेंगे? आइदर ए इज नल मैट्रिक्स, मींस आइदर ए इज 0 मैट्रिक्स और बी इज नल मैट्रिक्स। बोल सकते हैं ऐसा। जैसे रियल नंबर में होता है x इंटू वाई बराबर 0, तो या तो x 0 होगा या y 0 होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं मैट्रिक्स में भी? सर ऐसा नहीं, वो कोई ऐसा कोई जरूरी कर रहे हैं। नहीं है। देखिए यहाँ क्या है, ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए या बी में से, ठीक है, कोई भी आइदर ए नल मैट्रिक्स हो या बी नल मैट्रिक्स हो, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है तब भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो सकता है। और ऐसे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं। चलो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल। मान लो मैं मैट्रिक्स ए लिख देता हूं फॉर एग्जांपल। मैट्रिक्स ए मैंने लिखी 1 0 0 0। मैट्रिक्स बी लिख दी 0 0 0 1 लिख लें, 5 लिख लें, कोई भी नंबर लिख लें, ए लिख लें, ए में भी एनी रियल नंबर। मल्टीप्लाई करें ए इंटू बी, कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है ना, ए नल मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0, तो पहला एलिमेंट 0 आ गया। सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 0। ये क्या आ रहा है? नल मैट्रिक्स आ रहा है। ए बी बराबर नल मैट्रिक्स है, बट नाइदर ए इज नल मैट्रिक्स, ठीक है, न ही बी नल मैट्रिक्स है। ए और बी में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है। बोलिए कोई डाउट है इसमें? तो किसी को कोई दिक्कत है? ए बी नल मैट्रिक्स है, तो ए और बी में से किसी का भी नल मैट्रिक्स होना कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस, देन अगर आपने प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट करा है, ऑर्डर सेम होगा तभी ऐसा हो सकता है स्क्वायर मैट्रिसेस में, क्योंकि अगर पहले का n क्रॉस n है तो दूसरे का भी n क्रॉस n ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ए बी लिखा है, अगर आप उसकी डिटरमिनेंट ले रहे हो मल्टीप्लाई करके, इसका मतलब इस सिंबल का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट। तो आप अलग अलग डिटरमिनेंट लेके अगर मल्टीप्लाई करते हो तो भी वैल्यू सेम आएगी। प्रोडक्ट ए बी की डिटरमिनेंट लें या डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी लें, डिटरमिनेंट कब लेते हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस में। तो इसलिए ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हो तभी ये वैलिड है। क्लियर? इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, कितनी भी मैट्रिसेस में ऐसा किया जा सकता है। इन जनरल ऐसा लिखा हो, डिटरमिनेंट A1 इंटू A2 इंटू A3 अप टू AN, ये सभी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो ये बराबर इसकी डिटरमिनेंट क्या लिखोगे? डिटरमिनेंट A1 इंटू डिटरमिनेंट A2 अप टू डिटरमिनेंट AN। या सबकी जगह पर अगर मैं A लिख देता हूं तो क्या मिलेगा बताइए? A इंटू A, तो आप A रेज टू द पावर n भी लिख सकते हो, A पावर n। इसकी डिटरमिनेंट का मतलब क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर n। नोट करेंगे इसे। फिर पॉइंट नंबर 8 देखेंगे।
पॉइंट जितनी अच्छी तरह से आएंगे उतनी अच्छी तरह से फिर क्वेश्चंस बहुत ही आसान लगेंगे। इसलिए पहले हम लोग पॉइंट्स पर, सभी प्रॉपर्टीज पर ध्यान दे रहे हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस की, वो सभी प्रॉपर्टीज हम एक साथ देख रहे हैं। देखिए, if A and B are square matrices, and AB is coming null matrix, A और B into B क्या आ गया, null matrix आ गया। मान लीजिए अभी जैसे ऊपर एग्जांपल किया था, क्या किया था, AB स्क्वायर थी, BB स्क्वायर थी, लेकिन AB null matrix आ रहा था, लेकिन A और B कोई भी null matrix नहीं थी। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। यहाँ पर A, अगर मैट्रिक्स A और B इक्वल हैं, दोनों स्क्वायर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B। दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए क्योंकि डिटरमिनेंट लेने के लिए वो जरूरी है, तो डिटरमिनेंट A बराबर डिटरमिनेंट B होगा। लेकिन डिटरमिनेंट बराबर है तो मैट्रिक्स उसके करेस्पॉन्डिंग बराबर होनी जरूरी नहीं है, डिटरमिनेंट तो वैल्यू भी आ जाएगी। दो डिटरमिनेंट इक्वल है तो उनके करेस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स अगर आप लिखते हैं तो बराबर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैट्रिक्स दो इक्वल है तो उसके करेस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट इक्वल होगी। तो यही ए बी बराबर नल मैट्रिक्स है, दोनों तरफ मैंने डिटरमिनेंट लिए, नल मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट 0, सभी एलिमेंट 0। और अभी पढ़ा कि इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी कर सकते हैं। तो यहां से देखिए, अब डिटरमिनेंट ए और बी क्या है, रियल नंबर की तरह है। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 हो, इधर अब ये 0 है, ये नल मैट्रिक्स अब नहीं है। दो रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 हो तो कम से कम उनमें से एक 0 होता है, तो हम ये कहेंगे आइदर डिटरमिनेंट ए विल बी 0 और डिटरमिनेंट बी विल बी 0। इनमें से कम एक डिटरमिनेंट 0 होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स अगर आ रहा है और स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, तो उनमें से कम एक की डिटरमिनेंट 0 होगी। ऊपर जो एग्जांपल लिया था देख लीजिए आप, ए और बी दोनों की ही डिटरमिनेंट 0 है, यहाँ पर है क्या, कोई डाउट? किसी भी को कोई दिक्कत है इसमें? 8 पॉइंट बताएं। अच्छा ये बताएं, जिसकी डिटरमिनेंट 0 होती है उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं क्या? मतलब ये भी बोल सकते हैं आप यहां से कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी विल बी सिंगुलर मैट्रिक्स। कम से कम एक मैट्रिक्स इसमें से क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, आइदर ए और बी। पॉइंट नंबर 9 पे लिखेंगे, इफ ए बी इज नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए भी बोला जा रहा है, ए और बी दोनों ही। इफ ए बी इज नल मैट्रिक्स, ए बी बराबर 0 है, एंड ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब इसकी डिटरमिनेंट 0 नहीं है, देन तो B मस्ट बी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो B नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा तभी हो सकता है अगर एक की डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो दूसरी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगी। या फिर if AB बराबर नल मैट्रिक्स आ रहा है एंड डिटरमिनेंट B 0 है नहीं है, देन A विल बी नल मैट्रिक्स।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको क्वेश्चंस कई मिलेंगे। पॉइंट नंबर 9 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे इसे। किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन और बेटर कर सकते हैं आप जब इनवर्स आप मैट्रिक्स पढ़ लेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है उसी का इनवर्स कैलकुलेट किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 10 प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में पॉइंट नंबर 10 इफ ए बी बराबर ए सी, दो मैट्रिसेस हैं ए बी बराबर ए सी है, तो क्या हम ए कैंसिल कर सकते हैं और सी लिख सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं, बी विल बी इक्वल टू सी अगर ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स आर नॉट अ नल मैट्रिक्स। ए अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो क्या हम इधर कैंसिल करके बी बराबर सी लिख सकते हैं? समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? ए बी बराबर ए सी है तो क्या दोनों तरफ से ए कैंसिल हो जाएगा, जैसे रियल नंबर में कैंसिल होता है। एक्स वाई बराबर एक्स जेड लिखा हो, एक्स अगर जीरो नहीं है तो एक्स कैंसिल कर सकते हो, वाई बराबर जेड लिख सकते हो, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा। ध्यान समझिए, ए बी बराबर ए सी लिखा है तो बी बराबर सी नहीं होगा, इवन इफ ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। क्यों? अब इस बात को देखते हैं। ए बी बराबर ए सी था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, और ए यहां से कॉमन लिया, बी माइनस सी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अब ए नल मैट्रिक्स नहीं है, देन बी माइनस सी नल मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकती हैं। मतलब बी बराबर सी हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये डज नॉट इम्प्लाइज, ये लिखा है। और अगर इम्प्लाइज लिखते हैं तो नॉट इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो दोनों ही नॉन जीरो, नॉन मतलब नल मैट्रिक्स न हो ऐसा हो सकता है, जैसा कि अभी पहले पढ़ा हमने। देख लीजिए, किसी को भी कोई डाउट है इसमें? इसी से हम ये बना सकते हैं, ये अभी जो यहाँ पे लिखा था a इंटू बी प्लस सी लिखा हो या b माइनस सी लिखा हो, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, ए बी प्लस माइनस ए सी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, ए बी लिखेंगे, ए अगर बी के लेफ्ट में है तो इधर लेफ्ट में ही रहेगा, ए सी के लेफ्ट में है सी के लेफ्ट में ही रहेगा, क्योंकि ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। तो ऑर्डर किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो रहा है उस ऑर्डर का ध्यान रखें। किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका ध्यान रखना है प्रोडक्ट में। पॉइंट नंबर 12 ए बी सी लिखा है, पहले ए और बी मल्टीप्लाई किया फिर सी, या फिर इसी में देखिए पहले बी और सी मल्टीप्लाई करते हैं फिर ए, लेकिन ऑर्डर वही रखा है इसके लेफ्ट में। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बताइए, LHS RHS के बराबर है क्या? कार्तिक, इक्वल होगा ये? यस सर। ठीक है, इक्वल होगा इस समय। ऑर्डर अगर सेम रख रखा है तो ये वैल्यू सेम होगी, ए बी सी बराबर ए बी सी। वेरी गुड, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखेंगे, इफ ए इज अ स्क्वायर नल मैट्रिक्स, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है लेकिन वो नल मैट्रिक्स है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा? जीरो। नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, किसी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट जीरो है, देन ए नीड नॉट टू बी नल मैट्रिक्स। तो ए नल मैट्रिक्स हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिटरमिनेंट जीरो है तो मैट्रिक्स नल हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन
मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट 0 होगी। पॉइंट नंबर 14, कई पॉइंट है, थियोरेटिकल पार्ट को ध्यान से समझें, इसको रिवाइज करें। जब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे तो फिर इन सभी पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी हमें। If A is a square matrix, if A is a square matrix and I is identity matrix of same order, A स्क्वायर मैट्रिक्स है और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की है, देन A into I will be equal to I into A। A हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमेशा कम्यूटेटिव होती है। और A into I लिखो या I into A लिखो, वो A के ही बराबर होता है। A into I और I into A के ही इक्वल आएगी वैल्यू। जैसे x into 1 रियल नंबर में क्या होता है, x into 1 बराबर x ही हो जाता है, तो ऐसे ही ये 1 की तरह ही है, या 1 into x x ही है। यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वह है कि आप वहां 1 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो वैल्यू सेम ही आएगी। 15, किसी मैट्रिक्स के पावर अगर n लिखा, a पावर n, इसका क्या मतलब है, a पावर n मीन्स a into a हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। और ध्यान रखें, किसी भी मैट्रिक्स का कोई पावर a पावर n विल एग्जिस्ट इफ एंड ओनली a इज स्क्वायर मैट्रिक्स। a स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी ये एग्जिस्ट कर सकता है। a स्क्वायर का क्या मतलब है, a इंटू ए, ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर अगर नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए a के ऑर्डर है m क्रॉस n, फिर a इंटू ए, प्रोडक्ट कब एग्जिस्ट करता है, जब फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज के बराबर, तो n बराबर m होना चाहिए, और n बराबर m होते ही ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। मान लीजिए अगर m क्रॉस m है, ये भी m क्रॉस m है, तो a स्क्वायर का ऑर्डर भी क्या आएगा, m क्रॉस m। एक ऑर्डर जो होगा वही a पावर n का, a स्क्वायर का, a क्यूब का, a पावर 4 का ऑर्डर होगा। a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज़ टू द पावर 4 आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये पॉइंट नंबर 15। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए पॉइंट नंबर 15 में। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 16, a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा, ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तभी a प्लस बी स्क्वायर एग्जिस्ट कर पाएगा। क्या ये बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बोलिए। a प्लस बी का स्क्वायर, क्या हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं मैट्रिसेस में? कोई बोलना चाहेगा? नो सर। नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। कार्तिक, a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं है। मैं नो ही बोला था। ठीक है, तो क्या होता है ये a प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं आए तो उसकी क्या वैल्यू होगी? a प्लस बी स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, या a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए है, तो ऐसे ही a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। लेकिन मैट्रिक्स में ऑर्डर इंपॉर्टेंट, तो आप पहले a को a से मल्टीप्लाई करोगे, a को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a को a से मल्टीप्लाई करोगे b से मल्टीप्लाई करोगे तो ab लिखोगे, फिर इस b के पास आए, b को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखोगे, ba, फिर
बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी स्क्वायर, तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए बी बी ए के इन जनरल इक्वल नहीं होता, प्रोडक्ट ए बी बी ए के बराबर इन जनरल नहीं होता। अगर हो तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब ए बी बी ए के बराबर कब होगा, जब कम्यूटेटिव होंगी। अब यही मैं अगर लिखूं, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए, जब ए बी बी ए के बराबर हो उस केस में आप a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ रहे हैं सभी लोग? ये है a प्लस बी का स्क्वायर। अब यही लिखे, इफ a एंड b आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, इफ a एंड b आर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस, a और b अगर कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, देन फर्स्ट पॉइंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। सही है, कब, लेकिन जब कम्यूटेटिव हो तो। अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई होगा करना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। कम्यूटेटिव है तो जो रियल नंबर के मामले हैं वो लग जाएंगे। कोई डाउट? ए प्लस बी क्यूब, फिर रियल नंबर वाला ही लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी लिखो, या फिर आप 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर लिखो, अप्लीकेबल है। इवन बाइनोमियल भी अप्लीकेबल है, a प्लस बी रेज टू द पावर n लिखो, n नेचुरल नंबर है, a प्लस बी रेज टू द पावर n अगर लिखा है, n नेचुरल नंबर है, तो क्या लिख सकते हो इसको, n c नॉट a रेज टू द पावर n प्लस n c1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस n c2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर, लाइक दिस अप टू n cn b रेज टू द पावर n। देखिए इस तरीके से बाइनोमियल भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ए एंड बी क्या हो, कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हो। देख लें सभी लोग, कोई दिक्कत है इन पॉइंट्स में, किसी को भी कोई डाउट है बताइए। सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पर बेस्ड ये हमने पॉइंट्स पढ़े, 17 पॉइंट्स सभी। किसी भी स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम, चलो फिर इसके बाद अगली क्लास में पढ़ते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पे। तो सभी पॉइंट्स आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में भी।